Hey everyone, welcome to याचना साइंस क्लासेस। माय नेम अंकित दीक्षित। आज हम इस वीडियो में ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में स्टार्ट करेंगे कि ग्रेविटेशन जो है ये चैप्टर ओके। तो ग्रेविटेशन का मीनिंग क्या है कि इसमें जो जितने प्लैनेट हैं, सन है, एस्ट्रॉयड है, कॉमेट है, ठीक है, यूनिवर्स में ओके, या मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसके अंदर, ठीक है, तो उसमें क्या है, प्लैनेट क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। कौन किसके अराउंड घूमता है इस चैप्टर में हम करेंगे। उनकी वेलोसिटी क्या आती है वो भी इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रेविटेशन चैप्टर में। सबसे पहले जो आता है एक थ्योरी दी गई थी, ये भी किसी ने बताया होगा कि प्लैनेट हैं, घूमते हैं, किसके अराउंड कौन सा घूमता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो था 2000 साल पहले वो टॉलमी थे। क्या थे? टॉलमी। उन्होंने क्या बताया था कि जो अर्थ है, ये क्या है, अर्थ, ये यूनिवर्स का सेंटर है और जितने भी प्लैनेट हैं इसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। प्लैनेट है या सन है या कॉमेट है या एस्ट्रॉयड हैं, सारे के सारे क्या करते हैं, अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो अर्थ क्या होगा, सेंटर लेके चले हैं, अर्थ एज सेंटर। किसने बताया था ये बताया था टॉलमी ने बताया था। कब? 2000 साल पहले। तो इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या रख दिया गया, जियोसेंट्रिक थ्योरी। जियो मतलब है अर्थ, सेंट्रिक मतलब सेंटर, ठीक है। अर्थ को क्या लेके चले हैं हम, सेंटर लेके चले हैं, ये बताया था टॉलमी ने। इतना क्लियर हुआ? तो यहाँ पे लिखे हैं, पॉइंट लिखे हुए, इन्होंने बताया था अर्थ इज टेकिंग सेंटर ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स से क्या लेके चले थे, सेंटर लेके चले थे। दूसरा क्या है, ऑल प्लैनेट्स कॉमेट्स सन रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर पाथ। किस रास्ते में, सर्कुलर रास्ते के अंदर क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं। कौन? एस्ट्रॉयड हो गए, कॉमेट हो गए, सन हो गए, ठीक है। ये थ्योरी क्या थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। फिर इस थ्योरी के बाद 400 साल बाद इंडिया के साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट। कौन? आर्यभट्ट, ठीक है। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने ये बताया था कि जो अर्थ जो है वो सेंटर नहीं होती। कौन सेंटर होता है? सन सेंटर होता है। किसका? यूनिवर्स का, जो हमारी गैलेक्सी है उसका क्या है, सन इज द सेंटर ओके। कितने साल के बाद? 400 साल के बाद में, ठीक है। फिर क्या है, उसके बाद 1000 साल के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जो जिसका नाम था निकोलस कोपरनिकस, ठीक है। उन्होंने एक थ्योरी दी थी। क्या थ्योरी थी? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी या मॉडल। इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने ये बताया था कि अब जो सेंटर लिया है हमने वो अर्थ नहीं है, अब क्या लिया, इसकी जगह पे सन रख दिया, ठीक है। क्या रखा? सन। अब सन के चारों तरफ जो प्लैनेट होंगे क्या आएंगे, ये जो प्लैनेट आएगा ये सन के चारों तरफ क्या करेंगे, ये सर्कुलर रास्ते के अंदर घूमेंगे, ठीक है ओके। तो ये क्या करेंगे, सर्कुलर रास्ते के अंदर घूमेंगे। ये किसने बताया था? निकोलस कोपरनिकस ने, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी या मॉडल रख दिया गया। कब? 1000 साल के बाद। इससे पहले आए थे निकोलस कोपरनिकस से पहले आए थे आर्यभट्ट। निकोलस कोपरनिकस से कौन आए थे पहले? आर्यभट्ट, ठीक है ओके। तो इसका नाम क्या दिया गया, सन है। सन के अंदर क्या होता है, हीलियम, गर्मी ज़्यादा होती है। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए इसका नाम रख दिया गया हीलियोसेंट्रिक थ्योरी। हीलियो मतलब हीलियम, ठीक है, और ये क्या है, सेंट्रिक थ्योरी। तो सन क्या होगा, सेंटर होगा किसका, यूनिवर्स का। तो इसलिए क्या नाम रख दिया गया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी या मॉडल। पॉइंट क्या है इसमें, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, ऑल प्लैनेट्स कॉमेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन सर्कुलर पाथ। कौन से रास्ते में, सर्कुलर पाथ में क्या करेंगे, वो घूमेंगे सर्कल के पाथ में, ठीक है। लेकिन ये थ्योरी क्या कर दी गई, डिस्क्रेडिटेड बाय द चर्च बट स्पॉट गैलीलियो। लेकिन इस थ्योरी को नकार दिया गया, गलत प्रूव कर दिया गया उस टाइम पे। लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्ट थे गैलीलियो, इन्होंने क्या किया था, निकोलस कोपरनिकस का क्या है, स्पॉट किया था कि ये जो बोल रहे हैं ये ठीक बोल रहे हैं।
ठीक है। अब आर्यभट्ट क्या थे, इंडिया के थे, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था बताने में। आर्यभट्ट 5th century AD in his trades sun was the center and around which the planets revolved, मीनिंग सन क्या है, सेंटर था, ठीक है, इन्होंने बताया था, और जिसके चारों तरफ क्या प्लैनेट क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। किसने, आर्यभट्ट ने बताया था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनमें से एक और था टाइकोब्रा। टाइकोब्रा है ने क्या था, स्पेंट हिज इंटायर लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट्स विद द नेक्ड आई। टाइकोब्रा साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, उन्होंने अपना पूरा जीवन किस करने में, रिकॉर्डिंग या ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट विद द नेक आई, नेक आई से देख के रात में, ठीक है, उनकी पोजीशन के बारे में, कहाँ पे क्या आती है, सारी डिटेल उन्होंने ऑब्जर्व की, रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, पेज के ऊपर उन्होंने लिख लिया लाइफ टाइम, ठीक है। ओके, बहुत साल बाद हो गए, 17-18 साल, ठीक है, इनको कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया, इसलिए क्या कि इन्होंने जो डाटा था इनका, ठीक है, वो क्या कि इन्होंने फेंक दिया। ओके, बट लेकिन जब ये साइंटिस्ट थे, इसके नीचे कोई वर्क असिस्टेंट तो होंगे, तो उस टाइम पे केपलर इनके असिस्टेंट थे, अभी करेंगे उनके बारे में भी। बट हिज कंपाइल्ड डाटा वर एनालाइज बाय, किन्होंने एनालाइज किया था, वो एनालाइज किया था किसने, वो एनालाइज किया था इनके असिस्टेंट थे। असिस्टेंट कौन थे, जॉन केपलर, जोहान्स केपलर थे, ठीक है। ओके, तो इन्होंने क्या है, इनके डाटा को रीड किया और समझा, और समझने के बाद इन्होंने कितने ला दिए थे, 3 ला दिए थे, इसलिए नाम रख दिया गया इनको केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो केपलर के 3 लाए, सबसे पहला लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, मतलब रास्ते के बारे में बताया केपलर ने। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ एरिया, ठीक है। नेक्स्ट आएगा लॉ ऑफ टाइम पीरियड, या शॉर्ट फॉर्म में इसको लॉ ऑफ पीरियड भी बोल देते हैं। ओके, तो अब करेंगे सबसे पहले लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट वो रास्ता होता है जिसके वो रास्ता जिसमें कोई भी प्लैनेट या बॉडी किसी सेंटर के, किसी कोई सेंटर ले लेते हैं, उसके अराउंड क्या करती रहती है, घूमती रहती है, उस पाथ को हम बोलते हैं ऑर्बिट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया था, लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या बताया था कि जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं, एक इलिप्टिकल पाथ होता है, रास्ता होता है। लेकिन पीछे क्या बताया था आर्यभट्ट ने और किसने, टॉलमी ने, कि जितने भी प्लैनेट हैं वो किस रास्ते में करते हैं, सर्कुलर में। ये तो गलत हो गए थे वो, तो इन्होंने क्या बताया डाटा लेके रिकॉर्ड करके कि जितने प्लैनेट हैं, ठीक है, मैक्सिमम वो क्या करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। तो यहाँ पे है ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट विद द सन एज सेंटर प्रेजेंट एट वन फोकस ऑफ इलिप्स। और जो क्या है, इलिप्स के एक सेंटर पे, एक फोकस पे कौन प्रेजेंट है, सन प्रेजेंट होता है। इसका डायग्राम देखते हैं तब से आगे अच्छे से समझ में आएगा। ये कैसा रास्ता है, इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ मतलब जैसे अंडा होता है, एग होता है, उसकी शेप की जगह जैसा है ये, ठीक है। यहाँ पे ये ऐसे हमने सबसे पहले तो ये ऐसे बना दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ से डैश 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 ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। फिर बीच में से एक लाइन डैश 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 ऐसे ये ड्रॉ कर दी बीच में, ठीक है, कर दी। करने के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया। अब ये क्या है, प्लैनेट है। अब ये प्लैनेट क्या करेगा, घूमेगा, क्या करेगा, घूमेगा, इस रास्ते में घूमेगा। और सन क्या है, यहाँ पे है, तो ये ऐसे इस रास्ते में घूमता है, ठीक है। इस रास्ते को हम बोलते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसको, इलिप्टिकल ऑर्बिट बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हैं, अब ऑर्बिट की डेफिनेशन लिखते हैं हम।
क्या आएगा, द पाथ इन विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये P पॉइंट है और ये पॉइंट A है, और ये क्या है देखो, यहाँ P से A तक की जो पूरी डिस्टेंस है वो कितनी है, 2a, बड़ी है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस कितनी है, 2b। ठीक है, अब देखो सन के सबसे नज़दीक कौन सा पॉइंट है, P पॉइंट है, और सन से दूर कौन सा पॉइंट है, A पॉइंट है। तो अब इसमें P पॉइंट को हम बोलते हैं पेरिहिलियन पॉइंट और A को हम बोलते हैं एपहिलियन पॉइंट। तो यहाँ पे अब ये है, P क्या है, द क्लोजेस्ट पॉइंट नियर टू सन इज कॉल्ड पेरिहिलियन पॉइंट। सन के नज़दीक वाला पॉइंट को हम बोलते हैं, हम पेरिहिलियन पॉइंट बोलते हैं, और सन से जो दूर है एपहिलियन पॉइंट। ओके, तो जो आएगा नेक्स्ट है वो क्या आएगा, यहाँ पे ए है, द फॉरेस्ट पॉइंट फ्रॉम सन इज कॉल्ड एपहिलियन पॉइंट। ओके, जो ये 2a है, ये इसको हम बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस। और ये क्या आएगा, 2b आएगा माइनर एक्सिस, माइनर मतलब छोटी। ठीक है, अब इसका आधा, ये जैसे ये पूरी 2a है तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगी, a, फिर यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, a प्लस a, 2a। तो आधी आएगी ना उसकी कंप्लीट की, तो उसको हम बोलते हैं, ए को हम बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और बी क्या आएगा, सेमी माइनर एक्सिस आएगा। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। अब इसमें क्या आएंगे, इसके स्पेशल केस आएंगे, पॉइंट आएंगे, कि अब हम इसमें हम ये निकालेंगे कि जो प्लैनेट P पॉइंट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, अब जब वो A पॉइंट पे होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, और जब प्लैनेट P पॉइंट पे है या A पॉइंट पे किस केस में वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हम क्या है वो इनका एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट आएगा, ये है आपका रिलेशन बिटवीन VP एंड VA। VP का मीनिंग क्या है, VP का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट पेरिहिलियन पॉइंट, और VA का मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट एट एपहिलियन पॉइंट। यहाँ पे हमने डायग्राम ऐसे ही बनाया, एक की तरह ऐसे बना दिया, ये सर्कुलर नहीं बनाया, इलिप्टिकल पाथ ऐसे बना दिया। यहाँ पे ये सन है, प्रेजेंट है, डैश 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 डैश, ये लाइन हमने सीधी बनाई, यहाँ तक बनाने के बाद यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। लोअर क्लास में किया था कि सर्कल के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन के बारे में बताएगा या वेलोसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इसका नाम क्या रख दिया गया, हमने इसका नाम रखा VP, सिंबल रिप्रेजेंटेशन के लिए। और A पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी को क्या इससे नाम दे दिया गया, VAC। इतना हुआ। ओके, अब यहाँ पे प्लैनेट होगा, वो घूमता यहाँ पे आएगा, तो प्लैनेट का मास होगा, तो M क्या है, मास ऑफ प्लैनेट। इतना हुआ। ठीक है, अब हमें पता है कि यूनिवर्स के अंदर 4 कंजर्वेशन लॉ हैं, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उनमें से एक आता है, हम अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या अप्लाई करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है, सिंबल आएगा कैपिटल L इज इक्वल टू मास ऑफ प्लैनेट, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट मल्टीप्लाई रेडियस या डिस्टेंस। ठीक है, MVR, ये होता है, सिंपल होता है एंगुलर मोमेंटम। एक बार हम एंगुलर मोमेंटम जो आएगा P पॉइंट पे प्लैनेट का, और एंगुलर मोमेंटम आएगा A पॉइंट पे उसी प्लैनेट का, वो दोनों क्या आएंगे, आपस में सेम आएंगे। ठीक है, क्या आएंगे, इक्वल, P पॉइंट पे और A पॉइंट पे। तो P वाले पॉइंट पे क्या आएगा, MRPVP। RP है डिस्टेंस है किसकी, P पॉइंट की, कहाँ से, सन से। P पॉइंट की सन से डिस्टेंस कितनी है, RP। A पॉइंट की सन से डिस्टेंस कितनी है, RA। या ठीक है, तो MRPVP इज इक्वल टू MRV। A किसके लिए, एपहिलियन पॉइंट के लिए। यहाँ से M से M कट जाएगा, कट गया।
यहाँ से क्या है, इस m से इस m को हम क्या कर देंगे, कट कर देंगे, कर दिया। अब हमने क्या किया, Vp को यहीं पे रखा, हमने Rp को कहाँ लेके चले गए, नीचे। ठीक है, Rp इधर मल्टीप्लाई में इधर आके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो Va एज इट इज, Ra भी एज इट इज, और Rp इसके नीचे चला गया। Rp कहाँ गया, नीचे चला गया। अब डायग्राम से देखो, Rp ज़्यादा है कि Ra ज़्यादा है। Ra की जो वैल्यू है सन से ये ज़्यादा है, और Rp क्या है, कम। मतलब Ra ज़्यादा और Rp कम। मान लीजिए 10 है और ये कितना है 2, 10/2 मतलब 5, तो ये क्या है 1 से ज़्यादा ही आएगा ना फैक्टर। तो यहाँ से तो ये पता लगा कि जो Ra है और Rp नीचे जाएगा, तो Ra/Rp की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा। क्यों, क्योंकि Ra क्या है, लार्जर है और Rp छोटा है। कितना हुआ, तो इसका मीनिंग ये क्या हुआ, ये जो फैक्टर आएगा ये 1 से बड़ा आएगा। जब 1 से बड़ा आएगा तो Vp की वैल्यू भी क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से ये आया, तो Vp इज ग्रेटर देन Va। इसका मीनिंग ये हुआ कि वेलोसिटी ऑफ पेरिहेलियन पॉइंट एट पेरिहेलियन पॉइंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी एट एपहेलियन पॉइंट। उससे क्या आएगा, ये। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट है। Vp इज इक्वल टू Va Ra बाय में Rp। इतना हुआ नोट। इससे क्या पता लगा, वेलोसिटी ऑफ पेरिहेलियन स्पीड ऑफ प्लैनेट इज ग्रेटर देन एपहेलियन स्पीड या वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट। अब कोई प्लैनेट सन के नज़दीक आता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अब जब वो बहुत दूर है सन से, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये नेचर का रूल है। ठीक है, इतना हुआ। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ एरिया। नेक्स्ट पॉइंट है लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया क्या होगा, ठीक है। अब इन्होंने बताया था कि इक्वल टाइम में प्लैनेट वो इक्वल एरिया ट्रेवल करता है। ठीक है, अब डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, अभी जो है आप इसको तो इसको नहीं देखना है अभी, आपको केवल इस डायग्राम को देखना है। ठीक है, किसको, इस डायग्राम को। ओके, डायग्राम में क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऐसे एलिप्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एलिप्स। ऐसे बनाया, बना दिया एलिप्स। ठीक है, बनाया। बनाने के बाद हमने क्या किया, एक लाइन ली, डैश डैश ऐसे ये। ठीक है, जो लॉन्गर आएगी, सबसे बड़ी आएगी। यहाँ पे क्या कर दिया हमने, ये पोजीशन बता दी है, सन है यहाँ पे क्या है, सन। ठीक है, ये प्लैनेट था यहाँ पे, इसको मान लिया पॉइंट है P1। अब पेरिहेलियन पॉइंट नहीं है ये, मान लिया प्लैनेट है P1 पॉइंट। ठीक है, और ये प्लैनेट क्या है, यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा है, P2। यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए हमें क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब हमने क्या किया, ये इस प्लैनेट की और ये जो सन है इससे क्या किया, लाइन को हमने ड्रॉ कर दिया। क्या कर दिया हमने, इस लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ। ठीक है, अब यहाँ से जब प्लैनेट यहाँ पे गया, P2 पे गया, इसने टाइम क्या लिया, बहुत ही कम लिया। कितना टाइम लिया, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब है कि वेरी स्मॉल टाइम चेंज। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ पे आया। ठीक है, और ये क्या किया, डैश डैश डैश, ये क्या है, ये एरिया। इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में ये क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। जितना टाइम इसने यहाँ पे लिया, मान लिया अब ये पॉइंट, ये प्लैनेट यहाँ पे आ गया, घुमूव करता हुआ कहाँ पे आया, यहाँ पे आया। आने के बाद ये ऐसे 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 जाके ये यहाँ पे आ जाएगा, आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लिया उसने, डेल्टा टी लिया। जितना यहाँ से यहाँ तक भी जाने में टाइम लिया, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने में उसने टाइम ले लिया। इतना हुआ। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये P2 जो है और ये P1 है, हमने एक रेड लाइन बनाई हुई है ऐसे सीधी, बिल्कुल ये यहाँ से क्या है, ये सीधी ऐसे लाइन बना दी, डिस्प्लेसमेंट की तरह क्या करेगी ये काम। अब ये पॉइंट बिल्कुल नज़दीक है, तो ये जो बनेगा, ये क्या बनेगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर R, ये क्या है, R है। ठीक है, ये क्या बनेगा, ये रेड लाइन जो बनेगी ये R के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। वैसे दिखाई नहीं दे रहा परपेंडिकुलर, लेकिन एक्चुअल में मान के चलते क्या है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो पोर्शन है इसका एरिया किसके बराबर आएगा, इस वाले एरिया के बराबर आएगा। ठीक है, इतना हुआ। ये किसने बताया था, सेकंड लॉ ने। क्या है, द लाइन
ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या करेगा वो? इक्वल टाइम में जो प्लैनेट है वो इक्वल एरिया ट्रैवल करेगा। ठीक है, इतना हुआ। ठीक है, ये तो क्या हुआ ये। अब क्या करेंगे हम, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएगा, निकल के रिजल्ट आएगा, उसको भी करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, एरिया P1 S P2, P1 ये S है सन और ये क्या है P2, इसका एरिया किसके बराबर आएगा? एरिया MSN इसके बराबर आएगा। ठीक है, अब ये एरिया कितना है, मान लिया DA, कितना एरिया है डेल्टा A या DA ले लिया। ठीक है, एरिया कितना है डेल्टा A वेक्टर। ठीक है, एरिया वेक्टर, और ये क्या आएगा, अब हमें पता है MSN एक ये हुआ, और ये क्या बना P1 S P2। हमने क्या किया, ये ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लिया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या बनेगा बेस, ये बनेगा बेस, ये बनेगा परपेंडिकुलर या हाइट। तो फॉर्मूला होता है राइट एंगल ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 एच टीच, बेस क्या लेके चले हैं हम, ये SP1 लेके चले हैं, ये क्या आएगा R हुआ। हाइट क्या होती है, हाइट मतलब ये हमें P1 P2 निकालना है, हाइट मतलब डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। वेलोसिटी तो कितनी है यहाँ से आते जाने में v, और टाइम कितना लिया डेल्टा t, वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या हाइट आ जाएगी। इतना आया। ठीक है, अब ये डेल्टा t क्या था, हमने इस डेल्टा t को नीचे लेके चले गए, इधर कहाँ, ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके किस में आ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा, आ गया। फिर हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी इसको राइट साइड वाली को m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे लिखा है मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय m इन राइट हैंड साइड ओनली। इतना हुआ। ठीक है, अब हमें पता है कि मास इंटू जो वेलोसिटी होता है ये क्या होता है, मोमेंटम आएगा। क्या आएगा, P वेक्टर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम। तो ये बन गया R क्रॉस P, इतना हुआ, और डिवाइड में क्या है M। ठीक है, ये क्या है डेल्टा A वेक्टर बाय में डेल्टा T, इसको हम बोलते हैं हम एरियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। इतना हुआ। तो यहाँ पे जो आएगा नेक्स्ट है, ये अभी आया था डेल्टा A बाय में डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2, वहाँ पे था R क्रॉस P बाय में R क्रॉस P को हम क्या मानते लेके चलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। कैपिटल L वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो यहाँ से L की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2m इधर क्या है डिवाइड में है, उधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे L वेक्टर इज इक्वल टू 2m डेल्टा A वेक्टर बाय में डेल्टा T। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया यहाँ से, ये भी है और ऊपर वाला भी है। ठीक है, इतना हुआ। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, और ये क्या आएगा, डेल्टा A बाय में डेल्टा T होता है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी का मतलब होता है कि इक्वल टाइम में एरिया कितना करता है, वो इक्वल ट्रैवल करता है, कवर करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम एरियल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, ओके। अब जो ये अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेंट्रल फोर्स इज डायरेक्टेड अलोंग आर, जो सेंट्रल फोर्स होते हैं हमेशा किसकी तरफ लगते हैं, सेंटर की तरफ लगते हैं। सर्कल का जैसे सेंटर होगा ना वैसे उसकी तरफ लगेगा। ठीक है, इतना हुआ। चलें नेक्स्ट है इसी में। अब एल क्या होता है, ये भी कॉन्स्टेंट होता है, मास भी प्लैनेट का क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। 1/2 की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट। ये पूरा क्या होता है, कांस्टेंट। जब ये पूरा कांस्टेंट आया, ठीक है, कब आया, क्योंकि L भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट, तो एरियल वेलोसिटी क्या थी, हमेशा कांस्टेंट। ये प्रूव हुआ कि जो इक्वल टाइम में जो एरिया है वो इक्वल ट्रैवल करेगा। ठीक है, ओके। तो L भी कांस्टेंट था, 2 भी कांस्टेंट था, M भी कांस्टेंट, तो डिवाइड करने तो पूरा कांस्टेंट, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब ये पूरी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी तो वो कांस्टेंट आएगा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल्टा A बाय में डेल्टा T क्या आया, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। तो इससे हमें ये पता लगा जो सेकंड लॉ है
लॉ ऑफ जो एरिया है वो कहाँ से ड्राइव किया गया हमने, एंगुलर मोमेंटम से तो लिया गया है, ठीक है। किसे लिया गया है, एंगुलर मोमेंटम से। ओके, अगर एंगुलर मोमेंटम नहीं होता तो ये लॉ भी क्या प्रूव नहीं होता। तो ये क्या है, लॉ ऑफ एरिया इज द कंसिक्वेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज वैलिड फॉर सेंट्रल फोर्स, जो किसके लिए होगा, सेंट्रल फोर्स के लिए वैलिड होगा। इतना हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे एरियल वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। एरियल वेलोसिटी डेफिनेशन, द एरिया कवर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। एक यूनिट टाइम में उसने जितना एरिया ट्रेवल किया, कवर किया, उसको हम क्या बोलते हैं, हम एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल फोर्स क्या होते हैं। सेंट्रल फोर्स वो फोर्स होते हैं, देखो एक बार ध्यान से समझते हैं, फिर डेफिनेशन अपने आप निकल के आ जाएगी। हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई भी प्लेनेट है जिसका मास है m, यहाँ पे भी कोई प्लेनेट है जिसका मास क्या है m, या कोई दो बॉडी हैं, हैवी बॉडी है जिनका एक का मास है कैपिटल m, एक का मास है स्मॉल m, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगी। तो हमने क्या बनाया, इस बॉडी का जो सेंटर है और इस बॉडी के सेंटर से दोनों को एक लाइन से ज्वाइन कर दिया, ऐसे डैश डैश करके कर दिया। तो क्या होगा, जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो किसके अलोंग लगेगा, इसी लाइन पे लगेगा ऐसे, या वो इधर लगे या वो इधर लगे, किधर भी लगे, ठीक है, लेकिन लगे कहाँ करेगा, इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो ये क्या है, इस लाइन को हम बोलते हैं सेंटर लाइन। एक ऐसी लाइन जो दो बॉडी के सेंटर से पास आउट होके जाती है, ठीक है, उस लाइन को हम बोलते हैं कौन सी, सेंट्रल लाइन। इतना हुआ। नेक्स्ट है नेचुरल ईयर ऑफ प्लैनेट क्या होते हैं। नेचुरल ईयर ऑफ प्लैनेट, जो प्लैनेट है वो सन के चारों तरफ घूमेंगे, जितना घूमने में टाइम लिया वो क्या आएगा, नेचुरल ईयर ऑफ प्लैनेट। द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन of a planet around the sun is called natural year of the planet। ओके, ये हुआ। नेक्स्ट है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो आएगा इस केस में वो है थर्ड लॉ, क्या आएगा, लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। कौन सा, लॉ ऑफ पीरियड आएगा। तो लॉ ऑफ पीरियड का में क्या आएगा, लॉ ऑफ पीरियड जो है वो केस। अब लॉ ऑफ पीरियड का देखो नेम से ही पता लग रहा है, इसमें क्या है, टाइम के बारे में बताएगा। ये किसके बारे में, टाइम के बारे में क्या है, ये बताएगा, ठीक है। अब ये क्या बताएगा कि जब भी कोई प्लैनेट है वो क्या करता है, सन के चारों तरफ घूमता है। ये क्या है, ये सन है, यहाँ पे कोई प्लैनेट है, इतना हुआ, ठीक है। ये डिस्टेंस क्या है, ए है मान लिया, ठीक है। क्या है, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन टू द प्लैनेट, सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस है, या इसको हम बोल देंगे सेमी मेजर एक्सिस। एवरेज डिस्टेंस बोला ना, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट, या सेमी मेजर एक्सिस, वो केस है। तो ये जब ये घूम के ये पूरा ऐसे घूम के ये वापस आएगा तो टाइम लेगा, उसको हम बोलते हैं हम टाइम पीरियड। एक कंप्लीट चक्कर करने में जो टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं हम टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, द स्क्वेयर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्टिकल ऑर्बिट। ये पूरा घूमने में जो टाइम लेता है उसका स्क्वेयर डायरेक्टली क्या करेगा, जो डिस्टेंस थी, एवरेज डिस्टेंस है, मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड ए प्लैनेट, उसका क्यूब ये होता है, ठीक है। ये कहेगा यहाँ से, ये फॉर्मूला है इसका, टी का स्क्वायर डायरेक्टली कहेगा ए का क्यूब। टी है टाइम पीरियड, ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस बोल दो या एवरेज डिस्टेंस बोल दो, किसके, सन और अर्थ के, सॉरी अर्थ नहीं प्लैनेट के बीच में। अब इसका प्रूफ करेंगे कि ये टी स्क्वायर डायरेक्टली जो है ए क्यूब ही क्यों आता है। किसी बुक में अलग अलग राइटरों ने अलग अलग लिया होगा, तो यहाँ पे किसी ने ए की जगह पे आर भी लिया होगा, कैपिटल आर, वो कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अब है प्रूफ ऑफ कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर्स जो थर्ड लॉ है इसका प्रूफ करेंगे। अब इसमें क्या है, जब ये मान के चले हैं, ये क्या है, एक ऑर्बिट है और ये सन है, लाइन को मिलाए, यहाँ पे ये क्या है,
प्लेनेट एमपी का मतलब है मध्य प्रदेश नहीं, ठीक है, इसका मतलब है मास ऑफ प्लेनेट। और ये क्या है, जब ये प्लेनेट घूमेगा तो सन अपनी तरफ खींचेगा इसको, तो इधर ऐसे अंदर की तरफ ये दिखाया ना, शो किया हुआ एरो का साइन, ये क्या है एफ सी मतलब है सेंट्रीपिटल फोर्स। जब भी ऑब्जेक्ट किसी ऑर्बिट में किसी, ठीक है, सेंटर के अराउंड घूमता है तो उसके ऊपर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जो उसको उसी ऑर्बिट में बनाए रखेगा। इतना हुआ। तो यहाँ पे क्या एम एस है, मास ऑफ सन, ये सन है, इसका मास है एम एस, एम पी है मास ऑफ प्लैनेट, आर है रेडियस, टी है टाइम पीरियड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है, ये जो सन है और ये प्लैनेट है, सन क्या करेगा, इस प्लैनेट को अपनी तरफ खींचेगा, कौन सा फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। और जब ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये सेंटर की तरफ एक फोर्स आएगा जो को इसकी पाथ में, जो इसको इसी पाथ में क्या है रखेगा, वो फोर्स कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लिया आपके पापा ने आपको 100 रुपये दिए, तो आपने क्या किया, 100 रुपये तो लिए, ठीक है, जितने दिए उतने आपने लिए, देने वाला ने जितने दिए और लेने वाले ने उतने ही लिए, दोनों बराबर आएंगे ना। तो यहाँ से क्या है, एफ सी इज इक्वल टू एफ जी, 4G नहीं है ये, एफ जी है। एफ सी है सेंट्रीपिटल फोर्स और एफ जी है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इतना हुआ। चले नेक्स्ट है, हमें पता है इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का पीछे भी किया था, एम वी स्केयर बाय में आर, एम वी स्केयर बाय में आर। पी तो है किसका, प्लेनेट का मास है ना इसलिए, और जी मास ऑफ सन, मास ऑफ प्लेनेट डिवाइड में आर का स्केयर। मास ऑफ प्लेनेट से मास ऑफ प्लेनेट कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा तो यहाँ पे आर बचेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। अब ये जो प्लेनेट है ये सन के चारों घूमेगा, घूमने में क्या लेगा, टाइम भी लेगा। जब ये यहाँ से घूमेगा, ठीक है, घूम गया तो इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रैवल की, ठीक है। तो वेलोसिटी कितनी आएगी इसकी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा सरकमफेरेंस मतलब डिस्टेंस बाय में टाइम, कितना उसने टाइम लिया। तो सरकमफेरेंस होती है सर्कल की 2 पाई आर, बाय में क्या आएगा ये टी। अब इसकी वैल्यू हमने किसमें पुट कर दी, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दी। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो अब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई आर बाय टी का होल स्क्वायर आ जाएगा, कर दिया होल स्क्वायर, इज इक्वल टू में क्या है ये, जी एम एस बाय में आर, जी एम एस बाय में आर, ये एज इट इज रखा। अब 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, डिवाइड में टी का स्क्वायर आएगा, और ये क्या आएगा जी एम एस बाय में आर। अब हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने टी की वैल्यू निकालनी है ना, क्योंकि हमें प्रूव करना है ना टी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस टी स्क्वायर को इधर रख दिया और इधर वाले को हमने नीचे ले आए, और इधर क्या किया, आर को मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये रखो कि ये जो सारा फैक्टर है इसको इधर ले आए, और इस टी स्क्वायर को कहाँ लेके चले गए, इधर लेके चले गए ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, तो जो टी का स्क्वायर है वो क्या आएगा, टी का स्क्वायर, टी यहाँ से हट जाएगा, टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी। हटने के बाद क्या यहाँ पे हमें दिखाई देगा 4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये था, और आर यहाँ पे और आ जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। जी एम एस यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो 4 पाई स्क्वायर जी एम एस आर स्क्वायर, 4 की वैल्यू भी फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, जो जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है। एम एस क्या होता है, मास ऑफ सन, इस मास ऑफ सन भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो ये जो पूरा फैक्टर बनेगा ये क्या बनेगा, कांस्टेंट बनेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है ये हमने डैश 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 ऐसे करके रेड पेन से सो के कांस्टेंट वैल्यू आएगी, इसलिए क्या हुआ, टी स्क्वायर डायरेक्टली आएगा आर क्यूब की, ठीक है। यहाँ पे आर क्यूब है, यहाँ पे ए का क्यूब है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो दोनों सेम है। तो ये क्या हुआ, हैंस प्रूव हुआ, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। नेक्स्ट है, अब हमें देखना है कि किस टाइप का पाथ जो आएगा वो कैसा होगा, सर्कल कैसा बनेगा या एलिप्टिकल कैसा बनेगा, हाइपरबोला कैसा होता है, पैराबोला कैसा होता है। ये जो मैथमेटिक्स में भी आएगा, चैप्टर नंबर 11 आएगा, ठीक है,
उसमें एक चैप्टर नंबर 11 में फर्स्ट एक्सरसाइज आएगी मैथमेटिक्स में सर्कल का, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका एलिप्स, पैराबोला, फिर आएगा हाइपरबोला, ठीक है। अब जो ऑर्बिट है वो किस तरीके बनेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है इसेंट्रिसिटी। क्या होता है इसेंट्री, बस याद रखना आपको ये, ठीक है। टॉपिक वो पूछ लेता है कि इसेंट्रिसिटी जो है अगर 0 है तो क्या बनेगा, E1 है या E की वैल्यू क्या है 1 से छोटी है ज़्यादा है तो क्या होगा। इसेंट्रिसिटी हमें बताती है कि वो जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड किस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू 0 होती है और 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर होती है और 1 से ज़्यादा होती है। जब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 0 के बराबर होती है, जो ये इलिप्स था ना, अब इसको क्या कर देंगे हम, दोनों तरफ से कंप्रेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, वो सर्कल की तरह बन जाएगा। मीनिंग जो इसकी जो मेजर एक्सिस थी और माइनर एक्सिस थी वो दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। क्या आएंगी, बराबर। तो ये क्या बनेगा, सर्कल। इसेंट्रिसिटी 0 है तो क्या बनेगा, वो सर्कल। नेक्स्ट केस क्या है, अगर इसेंट्रिसिटी 1 से छोटी है तो वो बनेगा इलिप्स। अगर इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर है तो ये बनेगा पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। सिमेट्रिक होता है ऐसी पैराबोला। और अगर इसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो क्या आएगा, वो हाइपरबोला। ये ऐसे 2 कर्व ले लेंगे, एक इधर को हो जाएगा, कैसे, एक सी उल्टा इधर, एक सी ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एक सी ऐसे, एक सी ऐसे बन जाएगा तो ये क्या बनेगा, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये इतना टॉपिक था, ये केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन थे, इनके बारे में ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ग्रेविटेशन फोर्स। क्या, ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हम करेंगे, ओके। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर डालना और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है जो भी आए वो आपके नोटिफिकेशन पे शो हो जाए। थैंक यू।